है गाइस, फाइनली इंतज़ार खत्म। आप में से कुछ खास लोगों की फरमाइश पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बिल्कुल ही अलग सीरीज चीफ ऑफ वॉर के तीसरे पार्ट को। और हाँ, इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहना और इसके फैंस तो अभी से ही वीडियो को लाइक, हाइप और कमेंट करके बूस्ट कर दो, क्योंकि एक बहुत ही खूंखार और बड़ी जंग आपका इंतजार कर रही है इसके एंड में। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीसरे पार्ट की शुरुआत में हम हवाई राज्य में कामेहामेहा को देखते हैं, जो इस राज्य का गॉड ऑफ वॉर यानी सेनापति है। जबकि इधर हम हवाई राज्य के राजा कियोवा को ज्वालामुखी के पास देखते हैं और ये गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि मेरे पिता ने मेरे बजाय अपने उस भतीजे कामेहामेहा को गॉड ऑफ वॉर बना दिया और मुझे सिर्फ नाम का राजा बना दिया, क्योंकि सेना की ताकत तो उसे दे दी, जबकि मैं उनका एक लौता सगा बेटा था। पर मैं अपना हक वापस लेकर ही रहूंगा। और फिर इस हवाई राज्य से दूर समुद्र में हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें अरसे बाद कयाना वापस आ रहा होता है। पर अब इसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये अपने साथ आधुनिक हथियार और बंदूकें ला रहा है। जबकि इसके राज्य में सब आदिवासियों की तरह रहते हैं और जंगे भी भालों और पत्थरों से लड़ते हैं। तभी कयाना वाई के पास आता है और पिछले पार्ट में हमने देखा कि वाई ने ही कयाना को हथियार और बंदूकें दिलाने में बहुत मदद की है। और अब ये भी सालों बाद कयाना के साथ अपने राज्य हवाई वापस जा रही है, जहाँ से ये सालों पहले भाग गई थी। जबकि इधर हवाई राज्य में हम कयाना की पत्नी कुपोही को देखते हैं, जो अब कयाना के छोटे भाई नमाके के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी है। और इन दोनों के बीच पति पत्नी वाले सारे संबंध बन चुके हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कयाना मर चुका है और वापस कभी नहीं आएगा। पर कुछ वक्त बाद ही हम देखते हैं कि आखिरकार एक अरसे बाद कयाना वापस से अपने लोगों के बीच हवाई राज्य आ गया है, इसकी अपनी मातृभूमि जिससे ये बहुत प्यार करता है। पर यहाँ के लोग इसे पहचानते नहीं हैं, इसीलिए कयाना को अंग्रेजों के साथ किनारे पर ही रोक दिया जाता है। जबकि इधर कुपोही और नमाके के बीच नैन मटक्का चल रहा होता है। पर तभी इसकी बहन हैके आकर कहती है कि किनारे पर एक जहाज आया है। तभी ये सब फौरन किनारे पर भागते हैं और इधर मोको भी खबर मिलते ही पूछताछ के लिए किनारे पर आ जाता है और कयाना से पूछता है कि तुम आज हमारे राज्य की सीमा तक अंग्रेजों को ले आए हो, इनका मकसद व्यापार है या कुछ और? कयाना कहता है कि ये मुझे मेरे परिवार और घर से वापस मिलाने के लिए लेकर आए हैं। मोको कहता है कि तुम कयाना हो ना, तुम हमारे दुश्मन काहे किले के बहुत खास चीफ ऑफ वॉर भी थे। तुमने ही उसे ओहाऊ राज्य को जीतने में मदद की थी और अब वो हमारे हवाई राज्य पर हमले करने के मंसूबे बना रहा है। कयाना कहता है कि हाँ, मैंने उसके साथ मिलकर ऐसा पाप किया है कि जिसकी माफी भी नहीं है, मुझे उसका पश्चाताप करना है और अब वो मेरा भी दुश्मन है। मोको कहता है ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, पर कामेहामेहा की इजाजत मिलने तक ये अंग्रेज बाहर अपने जहाज पर ही रहेंगे। और फिर तभी यहाँ कयाना का परिवार भी आ जाता है और ये दूर से ही इसे पहचान लेते हैं। कयाना भी इनकी ओर भागता है और ये सब इसे जिंदा देखकर बहुत हैरान है। कयाना फौरन अपनी बीवी और भाइयों को गले लग जाता है और फिर ये सब अंदर जाने लगते हैं। और इधर जॉन भी जब अपने साथियों के पास आता है तो ये सब भी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम मर गए। और फिर अंदर आने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कयाना अपने सबसे छोटे भाई नाही से पूछता है कि मेरे बाद यहाँ क्या हुआ, जिस पर ये बताता है कि 4 राज्यों में से काहे किले ने 3 राज्यों को जीत लिया है, अब सिर्फ हवाई राज्य ही बचा है। पर ये राज्य बाकियों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ के राजा के मरने के बाद से ये राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कियोवा और कामेहामेहा के बीच। कयाना कहता है कि अगर राज्य ऐसे ही बटा रहा तो काहे किले आसानी से इसे जीत लेगा, इसीलिए इस राज्य को एक करना होगा। नमाके कहता है कि कामेहामेहा अच्छा राजा बनेगा। और इधर हम देखते हैं कि सालों बाद वाई भी अपने पति और अपने बच्चे से मिलती है, जिन्हें वो यहीं छोड़ गई थी। और फिर इधर कयाना के पास जॉन आकर कहता है कि आपको काहुमानू बुला रही है, इसीलिए कयाना फौरन जॉन के साथ उसके पास चला जाता है। और फिर काहुमानू इससे कहती है कि तुम्हें फिर से जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। कयाना कहता है कि तुमने मेरे परिवार का ख्याल रखा और उन्हें अपने साथ यहाँ लाई, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। काहुमानू कहती है कि ये सब छोड़ो और बाहरी दुनिया के बारे में बताओ कि वो लोग कैसे हैं। कयाना बताता है कि वहाँ तरक्की तो है पर बीमारी भी है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है और कुछ के पास घर तक नहीं है। वो ताकत के भूखे हैं, उनके हथियार बेमिसाल हैं और उनके पास अनगिनत जहाज हैं। वो जल्दी ही यहाँ भी लूटमार करने जरूर आएंगे, पर उनसे पहले हमें घर के दुश्मनों को खत्म करके एकजुट होना होगा। इसीलिए काहुमानू इसे अपने पति कामेहामेहा के पास ले आती है और फिर कामेहामेहा इसे देखकर पहचान लेता है कि तुम एक महान चीफ ऑफ वॉर हो। कयाना कहता है कि मैंने आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है, यहाँ तक कि आपके लोगों का मानना है कि आप ही भविष्य वाली
पहाड़ी के मुताबिक महान राजा बनेंगे। पर पहले हमें अपने आप को एक करना होगा। घर के दुश्मनों को खत्म करने के बाद ही हम बाहरी ताकतों से लड़ पाएंगे। मैं आपके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। जिस पर कामेहामेहा कहता है कि इसका फैसला ईश्वर करेंगे। कल सुबह पहाड़ी पर आ जाना। अगर वहाँ मेरे साथ स्लाइड रेस में जीत गए तो मेरी काउंसिल में शामिल हो सकते हो। जबकि इधर हम यहाँ के राजा कियोआ को देखते हैं जो कामेहामेहा से सेनापति का ओहदा छीनने के मंसूबे बना रहा है और ये गुस्से में कहता है कि मैं उनकी रसद तक बंद कर दूंगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मुकाबले के लिए कयाना अपने दोनों भाइयों के साथ पहाड़ी की चोटी पर जाने लगता है और हम देखते हैं कि पहाड़ की चोटी से नीचे तक एक बहुत लंबी फिसलनदार ढलान बनी हुई है। और फिर जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो कामेहामेहा वहां पहले से ही मौजूद होता है। तभी मोको कहता है कि ये सारी स्लाइडर नई बनी हुई हैं, इन्हें अभी तक कामेहामेहा ने भी टेस्ट नहीं किया है। इनमें से कुछ मजबूत हैं और कुछ कमजोर। ईश्वर की कृपा हुई तो मजबूत ही चुनोगे। और फिर कयाना और उसके भाई इनमें से एक एक स्लाइडर अपने लिए चुन लेते हैं, पर कामेहामेहा आज तक कभी नहीं हारा। और फिर ये चारों मुकाबले के लिए ढलान के पास आ जाते हैं और फिर जल्दी ही शंख बजते ही ये ढलान पर रेस के लिए कूद जाते हैं। और ढलान खड़ी होने की वजह से इनकी रफ्तार बहुत तेज है और कामेहामेहा इनसे आगे निकल चुका है। पर तभी नाही अपना सर नीचे कर लेता है जिससे इसकी स्पीड भी और ज्यादा तेज हो जाती है। पर जैसे ही ये सबसे आगे निकलता है तो स्पीड की वजह से इसका स्लाइडर टूट जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जल्दी ही नमाके का स्लाइडर भी टूट जाता है और अब इस रेस में सिर्फ कयाना और कामेहामेहा ही बचे हैं। पर तभी कयाना भी अपना सर नीचे करके स्पीड को बढ़ाने लगता है कामेहामेहा से आगे निकलने के लिए। पर इतनी स्पीड पर इसका स्लाइडर भी जवाब देने लगता है, पर उसके टूटने से पहले ही ये कामेहामेहा की बराबरी पर आते हुए ढलान से कूद जाता है और दोनों एक साथ ही रेस पूरी करते हैं। और फिर कामेहामेहा कहता है कि तुम एकदम ही पागल हो, पर ईश्वर का इशारा मिल चुका है। तुम और तुम्हारा परिवार आज से मेरी काउंसिल का हिस्सा है। पर कयाना जानता है कि उसे अभी बाकियों का दिल भी जीतना होगा, इसीलिए वो मोको को अपने साथ अपने जहाज पर ले आता है और फिर इसे जहाज के नीचे ले जाकर कहता है कि अगर कामेहामेहा भविष्यवाणी वाला राजा है भी तो भी उसे जंग जीतने के लिए मेरे इन आधुनिक हथियारों की जरूरत होगी। तुम इनकी ताकत जानते हो, इसीलिए काउंसिल में सबको राजी करो। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि यहाँ के खाने के भंडार में कुछ लोग छिपकर घुस आए हैं और इन्होंने यहाँ आग लगाना शुरू कर दी है। ये कामेहामेहा के सारे स्टोर किए हुए खाने को जला देते हैं और जल्दी ही आग फैल जाती है जिससे सब कुछ खाक होने लगता है। और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही राजा कियोआ है। और फिर जब सुबह कामेहामेहा यहाँ आता है तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। कयाना कहता है कि ये कियोआ का ही काम है और ऊपर से काहिकिली भी हम पर हमले करने के मंसूबे बना रहा है। इससे पहले वो हम पर हमला करे हमें पहले कियोआ से निपटना होगा ताकि पूरे राज्य को एक करके अपना कंट्रोल बनाया जा सके और उसके लिए चाहे कियोआ को मारना ही क्यों न पड़े। पर कयाना की बीवी कहती है कि हमें बिना खून बहाए पहले शांति से उसे मनाना चाहिए। पर कयाना कहता है कि तुम बेकार की उम्मीद पाल रही हो। कियोआ जंग चाहता है और उसके लिए वो तैयार भी है और अब हमें भी जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पर कामेहामेहा कहता है कि पहले हमें एक बार शांति का संदेश भेजना चाहिए। जबकि इधर हम हेके को देखते हैं जो नाही से कहती है कि मैं भी कुपोही की तरह लड़ सकती हूँ, पर नाही लड़ाई में इसे एक बार में ही गिरा देता है और फिर इससे कहता है कि तुम कमजोर हो। तभी हेके करीब आकर प्यार भरी बातें करने लगती है और मौका मिलते ही नाही को दबोचकर आसानी से हरा देती है कि मुझे कम आंकने की गलती मत करना। जबकि इधर हम देखते हैं कि कयाना और उसकी बीवी के बीच का रिश्ता सही नहीं चल रहा, इसीलिए कयाना उठकर यहाँ से चला जाता है और जहाज से सारे हथियार भी अंदर मंगवा लेता है। और फिर ये कामेहामेहा के कहने पर कुपोही के साथ शांति का प्रस्ताव लेकर राजा कियोआ के पास भी चला जाता है, पर वो इनकी बेइज्जती करके इन्हें वापस भेज देता है, जिस पर कयाना को गुस्सा आ जाता है और ये कियोआ को जंग की धमकी दे आता है। और फिर जल्दी ही टोनी इन आदिवासियों को बंदूकें चलाना सिखाता है कि गोली के साथ बारूद भरो और निशाना लगाओ। अब तुम्हारी बारी, चलो ट्राई करो, तुम लोग जल्दी ही सीख जाओगे क्योंकि तुम्हारे निशाने पहले से ही अच्छे हैं। और फिर इधर हम ओआहू राज्य को देखते हैं जिसे काहिकिली ने कयाना की मदद से जीता था और जल्दी ही इससे यहाँ मिलने के लिए कियोआ आ जाता है। और फिर ये राजा काहिकिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप भविष्यवाणी के मुताबिक महान राजा बनना चाहते हैं सभी राज्यों पर कब्जा करके, लेकिन आप हवाई राज्य को नहीं जीत सकते, पर आपके इस सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे पिता ने कामेहामेहा को सेना
सेनापति बना दिया है और मुझे वो ओहदा वापस चाहिए, लेकिन सेना उसके पास है और मेरे पास इतने सिपाही नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारे सैनिकों की जरूरत है इस जंग को जीतने के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि हवाई राज्य कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगा और भविष्यवाणी के मुताबिक आप सभी राज्यों के राजा बन सकते हैं। हवाई राज्य आपकी ताबेदारी में रहेगा। जिस पर काहिकिली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने सबसे खूंखार सिपाही भेजूंगा, उम्मीद है कि तुम जीत पाओगे, अब जाओ यहाँ से। और फिर इसके जाने के बाद काहिकिली अपने बेटे कुपोले से कहता है कि उपोनोई की सैनिक टुकड़ी को हवाई राज्य भेजने के लिए तैयार करो, पर कुपोले कहता है कि वो तो बहुत ही खूंखार और बेरहम है। काहिकिली कहता है इसीलिए उन्हें भेजो, बाकी वो खुद समझ जाएगा। और फिर इसके बाद कुपोले जल्दी ही उपोनोई के पास आ जाता है और इसे काहिकिली का आदेश सुना देता है, पर उपोनोई कहता है कि इससे आगे का मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं कियोआ को पहले जीत दिलाऊंगा और फिर उसकी जीत को छीनकर उसे अपने राजा काहिकिली के कदमों में डाल दूंगा। मैं तुम्हारे पिता की बात बिना कहे ही समझ जाता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि कामेहामेहा अपनी बीवी से पूछता है कि तुम्हें कयाना पर इतना भरोसा क्यों है, जिस पर ये कहती है कि उसने दुनिया देखी है और उसे हमसे ज्यादा जंगों का तजुर्बा है, वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। जबकि इधर हम देखते हैं कि मार्ले भी दूसरे कैप्टन के साथ इनके हवाई आइलैंड के करीब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लाल चंदन है। और इधर हम देखते हैं कि कामेहामेहा और बाकी सब एक चीफ के बच्चा होने की खुशियां मना रहे होते हैं। इसी बीच जंगल के रास्ते से मार्ले और कैप्टन लाल चंदन की तलाश में अंदर घुस आते हैं और इधर कयाना की जासूस आकर इसे कियोआ के बारे में खबरें देने लगती है। और उसके जाने के बाद काहुमानू और कयाना एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे में ही खो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इधर जंगल में कैप्टन और मार्ले लाल चंदन की तलाश में पेड़ों को काट रहे होते हैं। तभी एक बच्चा इन्हें देख लेता है। मार्ले कहता है कि इसे मार दो वरना ये सबको बता देगा, पर वो बच्चा इन्हें अपने पीछे पीछे भगाते हुए अपने लोगों के पास ले आता है। और फिर जल्दी ही हवाई राज्य के सिपाही इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कयाना और काहुमानू एक दूसरे में इतना खोए हुए हैं कि इन्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तभी काहुमानू कहती है कि मैं एक रानी हूँ, तो मेरे सम्मान में झुको, ये लो मेरा हाथ पकड़कर चूमो, पर ऐसे नहीं घुटनों पर बैठकर। और फिर कयाना वैसे ही करता है जैसे जैसे काहुमानू कहती है। और फिर तभी एक औरत आकर कहती है कि काहुमानू तुम्हें कामेहामेहा बुला रहे हैं। और फिर इसके बाद जब कयाना वापस आता है तो इसकी बीवी कहती है कि काहुमानू ने अपनी बातों के जाल में कामेहामेहा को भी फंसा रखा है और मैं देख रही हूँ कि तुम पर भी उसका गहरा असर होता जा रहा है। तुम खुद को खोते जा रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे भी खो दोगे। तभी टोनी आकर कहता है कि मार्ले जहाज लेकर आया है। और इधर हम देखते हैं कि कामेहामेहा कैप्टन और मार्ले से पूछताछ कर रहे होते हैं। कैप्टन कहता है कि हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं और जॉन की तरह हम भी आपके दोस्त बनना चाहते हैं। जिस पर कामेहामेहा कहता है कि तुम सब हमारे मेहमान हो, तुम पर कोई भी हथियार नहीं तानेगा, पर जब तक हम मशवरा नहीं कर लेते तुम्हें अपने जहाज पर ही रहना होगा। और फिर कामेहामेहा वापस आकर कयाना से इनके बारे में पूछने लगता है, जिस पर कयाना कहता है कि वो सब बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान हैं। मैं उनके बीच रहकर आया हूँ। उन्होंने टोनी तक को गुलाम बना लिया था और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो हमें भी गुलाम बनाएंगे और इस जगह को बर्बाद कर देंगे अपने फायदे के लिए। इसीलिए आप भी वही करो जो आपसे पहले के राजा ने किया था। उन अंग्रेजों की हड्डियां निकालकर उन्हें वापस भेजकर उन्होंने बाहरी दुनिया को संदेश दिया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ आने का मतलब मौत है। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि अंग्रेजों को संदेश मिले कि इस जगह पर कब्जा नहीं किया जा सकता। पर कामेहामेहा कहता है कि मैंने उन्हें जबान दी है, वो हमारे मेहमान हैं और हम उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही तुम। पर कयाना जानता है कि इनसे कितना बड़ा खतरा है, इसीलिए वो रात को खुद ही उन पर हमला करने का इरादा कर लेता है और फिर चुपचाप अपने साथियों के साथ उनके जहाज पर चला जाता है। और जहाज पर आने के बाद ये पहले बाहरी सिपाहियों को बेहोश कर देते हैं और जब ये नीचे जाते हैं तो इन्हें जल्दी ही मार्ले भी मिल जाता है। कयाना कहता है कि अब तू नहीं बच पाएगा, पर तभी कयाना को आवाज लगती है और फिर जब कयाना मार्ले को पकड़कर ऊपर लाता है तो जहाज पर कामेहामेहा आ चुका था और वो इससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर कयाना कहता है कि इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, पर कामेहामेहा कहता है कि छोड़ दो इन्हें, ये मेरा आदेश है। जिस पर कयाना कहता है ठीक है, इसके बाद ये जो भी करेंगे उसके जिम्मेदार तुम होगे। और फिर कयाना गुस्से में यहाँ से
चला जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कामेहामेहा जॉन के हाथों कैप्टन को संदेश भिजवाता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, पर कैप्टन को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये जगह खजानों से भरी हुई है, हम साथ मिलकर व्यापार करते, पर अब यहाँ बहुत से लोग आएंगे, किस किस को रोकोगे, और मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। और फिर इसके बाद कैप्टन गुस्से में अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि इधर किनारे पर दूसरी तरफ कयाना गुस्से में होता है और ये गोलियों से अपनी झुंझल उतार रहा है। पर तभी काहुमानू यहाँ पर आ जाती है और इसे शांत करने की कोशिश करती है। और फिर ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो तभी ये देखते हैं कि कैप्टन का जहाज जाने के बजाय आइलैंड की दूसरी तरफ मुड़ने लगा है। कयाना फौरन इनका इरादा समझ जाता है, क्योंकि आइलैंड की दूसरी तरफ सिपाही नहीं है, वहाँ सिर्फ कुछ किसान और आम लोग रहते हैं और यहाँ पर वाई भी अपने बच्चे के साथ है। तभी इन्हें दूर से शिप आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए ये सब आश्चर्य से उसे देखने के लिए उसके करीब आने लगते हैं और सब किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इधर कैप्टन कहता है कि हमले के लिए तोपें तैयार करो और उनमें कीले भी भरो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और इधर काहुमानू भी भागते हुए आती है और कहती है कि वो जहाज गांव की दूसरी तरफ ले गए हैं, इसीलिए फौरन सिपाही उधर को भागते हैं। और इधर कयाना भी रास्ते में है, पर इधर तोपें हमले के लिए तैयार हैं और अनजान गांव वालों पर तन चुकी हैं। और फिर कैप्टन के आदेश पर तोपों से इन मासूम गांव वालों पर अचानक हमला कर दिया जाता है। इतने भयानक हमले से ये गांव वाले बच नहीं पाते, इन्होंने आज से पहले कभी ऐसा हमला नहीं देखा था, इसीलिए बेचारे गांव वाले इन हमलों से बचकर भाग भी नहीं पा रहे। ये एक दूसरे को आंखों के सामने ही बेबसी से मरता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कैप्टन ने अपने गुस्से में यहाँ कत्लेआम मचा दिया है। और इस नरसंहार में वाई भी बच्चों को बचाते हुए मारी जाती है। और फिर इतनी ज्यादा मौतों के बाद कैप्टन कहता है कि बस रुक जाओ, इतना काफी है, अब मिली कलेजे को ठंडा। और फिर ये मार्ले से कहता है कि तूने मेरा पैसा और टाइम दोनों बर्बाद किया है, इसीलिए जहाज से कूद जा वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। मार्ले फौरन जहाज से कूद जाता है और फिर कैप्टन कहता है चलो यहाँ से। और इधर जब तक कयाना पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसके सामने इसके लोग मरे पड़े थे और ये कुछ नहीं कर पाया। और फिर जब ये सब यहाँ पहुँचते हैं तो ये जगह इनके खून से लाल हो चुकी थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं, लोग अपने मरे हुए की लाशें ढूंढ रहे थे। दिल दहला देने वाला मंजर था। पर तभी कयाना वाई के परिवार को उसकी लाश के पास रोते हुए देखकर उनके करीब आ जाता है। और फिर तभी ये देखता है कि यहाँ पर कामेहामेहा भी आ जाता है, जिसे देखते ही कयाना गुस्से में उसकी ओर जाने लगता है। पर तभी इसकी बीवी इसे रोक लेती है कि अभी नहीं, लोगों को अभी हमारी जरूरत है, जिस पर कयाना शांत हो जाता है। पर जब इसके बाद ये काउंसिल में जाता है तो वहाँ कामेहामेहा से कहता है कि 248 लोग मर चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तभी मोको कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने पहले उनके जहाज में घुसकर हमला किया था। तभी कयाना गुस्से में मोको को घुसेड़ देता है, लेकिन फिर ये काहुमानू की तरफ देखकर रुक जाता है और फिर यहाँ से बड़बड़ाते हुए गुस्से में चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि इसका भाई नाही और हैके जंगल में अकेले होते हैं और ये जंगल में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। पर इस जंगल में कियोआ भी अपने आदमियों और काहिकिली के सिपाहियों के साथ घुस आया है और फिर जल्दी ही ये इन दोनों को घेर लेते हैं। तभी उपनोई कहता है नाही, ये तो उस गद्दार कयाना का भाई है। और फिर ये इसे कियोआ के पास ले आता है, पर मौका मिलते ही नाही इन पर हमला करके कियोआ पर भी हमला कर देता है और इसे पटककर बुरी तरह से मारता है। तभी सिपाही आकर इसे पकड़ लेते हैं, पर कियोआ उठकर कहता है कि छोड़ो इसे, आ लड़ मुझसे। और फिर नाही जैसे ही दोबारा हमला करता है तो कियोआ इस बार इसे बड़ी बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ये नाही से काफी तेज और ताकतवर है। नाही बार बार कोशिश करने पर भी इसे नहीं हरा पाता और कियोआ नाही को मार मार कर बेहाल कर देता है। और फिर इसकी गर्दन घुमाकर कियोआ पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उठाने जाता है और हैके के सामने पत्थर से नाही का सर कुचल देता है। और फिर ये हैके के पास आकर कहता है कि इसे जाने दो, जाकर बता दे कामेहामेहा को कि जंग शुरू हो चुकी है, मैं आ रहा हूँ। पर जाने से पहले उपनोई हैके की इज्जत लूट लेता है और फिर इसे छोड़ देता है। इस सब के बाद ये जब रोते हुए जाकर सब कुछ बताती है तो कयाना और नमा के अपने हथियार लेकर फौरन जंगल की तरफ भागते हैं। और फिर जब ये भागते हुए उसी जगह पर आते हैं तो इन्हें नाही की लाश कुचली हुई मिलती है, जिसे देखकर कयाना रोने लगता है और नमाके भी अपने दुख को रोक नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद ये अपने रीति रिवाजों के मुताबिक अपने भाई का अच्छे से अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर भाई की कमी और दर्द अभी भी बरकरार है और वो आगे भी रहेगा। और
और इधर हम देखते हैं कि कयाना की पत्नी कामेहामेहा के पास आकर कहती है कि कियोआ के साथ अब काही किली की सेना भी जुड़ चुकी है और हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर तुम बिना कयाना की मदद के उनसे लड़ने की कोशिश करोगे तो तुम सब बुरी तरह से हारोगे क्योंकि तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। और फिर रात को जब कयाना कामेहामेहा के पास आता है तो कामेहामेहा इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत पर बहुत अफसोस है और हम उसका बदला जरूर लेंगे और हम दोनों के हाथ ही खून से रंगे हुए हैं, इसे धोने के लिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। कयाना, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे हथियारों की जरूरत है। और फिर जब अगली सुबह काहुमानू सोकर उठती है तो इसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और फिर काहुमानू जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो इसे कयाना और कामेहामेहा एक साथ बंदूक चलाते हुए दिखते हैं क्योंकि ये सब अब बंदूकों के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पर इधर कियोआ भी जंग की पूरी तैयारियां कर चुका है। और फिर इधर कामेहामेहा अपनी काउंसिल में सबके सामने कयाना को चीफ ऑफ वॉर बना देता है और कहता है कि आज से तुम मेरी सेना का नेतृत्व करोगे, तुम आज से इस काउंसिल का हिस्सा हो। और फिर कामेहामेहा अपनी बीवी काहुमानू को भी अपनी काउंसिल का हिस्सा बना लेता है और कहता है कि आज से काहुमानू भी यहाँ बोलने और जंग में हिस्सा लेने का अधिकार रखती है। और फिर इसके बाद कयाना के पास उसका भाई नमाके आता है और इससे कहता है कि जब तुम गायब हुए थे तो हम सबको लगा कि तुम मर गए और कोपोही बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए हम दोनों एक साथ रहने लगे थे क्योंकि तुम्हारी मौत का गम बहुत ज्यादा था जिसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आकर ही कम कर पाए। पर फिर भी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जिस पर कयाना कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, जाओ जंग की तैयारियां करो। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कयाना जंग के लिए तैयार हो जाता है, पर ये बंदूकों की वजह से अपने पुराने हथियार नहीं छोड़ता, ये उन्हें भी अपने साथ रखता है। और फिर ये सब अपनी पूरी सेना लेकर कियोआ के पास जंग के मैदान में जाने लगते हैं। पर ये ज्वालामुखी का मुहाना है, इसीलिए इसे ब्लैक डेजर्ट कहा जाता है। ज्वालामुखी इन्हें कभी भी निकल सकता है, पर ये सब बेखौफ होकर आगे बढ़ते हैं और तभी इनके सामने कियोआ की फौज होती है और काही किली के साथ जुड़ने की वजह से अब इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस तरह से दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हुंकारे भर रहे होते हैं। तभी कियोआ की तरफ से उपनोई निकलकर आता है और कहता है कि तुम सब बिना पानी के फड़फड़ाने वाली मछलियों से ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम सबको आज हम यहाँ मसल कर रख देंगे और तुम्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। तभी कामेहामेहा के कहने पर कयाना निकलकर आता है, जिसे देखकर उपनोई कहता है तो ये कायर कयाना तुम्हें लीड कर रहा है, ये तो खुद हमसे डरकर भागा था। तभी कयाना कहता है कि ओ देखो तो कौन हमें खाने की बात कर रहा है, क्या ये वही उपनोई है जो अपने मालिक काही किली के चाट चाट कर मोटा हो गया है और अब ये हमसे लड़ने आया है, इस उम्मीद में कि जीतने के बाद इसे फिर से अपने मालिक के घुंघरू चाटने को मिलेंगे। इस भयंकर बेइज्जती के बाद सब इस पर हंसने लगते हैं। कयाना कहता है कि मैं खड़ा हूँ यहाँ तेरे सामने मर्दों की तरह, फेंक मुझ पर भाले, अगर मार सकता है तो मार। तभी गुस्से में उपनोई कहता है कि फेंको भाले इस पर कयाना को कोई भी भाला छू नहीं पाता और कयाना इनके भाले तब पकड़ लेता है और फिर कयाना इनके सारे भालों को आसानी से रोक लेता है। और फिर तभी पीछे से कियोआ कहता है कि कयाना मैं इस जगह को तुम सबके खून से रंग दूंगा और तेरा भी वही हाल करूंगा जैसा तेरे भाई का किया था। जिस पर कयाना कहता है कि मैं यहाँ तुझसे सिर्फ जंग करने नहीं आया बल्कि तेरी घटिया नस्ल को इस राज्य से खत्म करने आया हूँ, कियोआ तेरी मौत बहुत करीब है। और फिर तभी सब जंग के हुंकारे भरने लगते हैं और गुस्से में कियोआ हमले का आदेश कर देता है, पर कयाना इनके करीब आने का इंतजार कर रहा है। और फिर तभी पीछे से इसके गनर निकलकर शॉर्ट रेंज में इन्हें शूट करने लगते हैं। बंदूकों के इन हमलों के आगे कियोआ के सिपाही नहीं टिक पाते, जिसके जवाब में कियोआ के सिपाही इन पर भालों से हमला करते हैं। इसके जवाबी हमले में कयाना भी इन पर भाले बरसाने लगता है और इधर कोपोही भी महिला मोर्चा के साथ दुश्मनों के सर पत्थरों से कुचलकर उन्हें भी ढेर करने लगती है। पर इधर हम देखते हैं कि उपनोई भी जंग में उतरकर कामेहामेहा के सिपाहियों को बड़ी ही बुरी तरह से मारने लगता है और इधर कयाना भी लड़ने के लिए मैदान में उतर आता है। ये भी दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और इसी बीच हम काहुमानू को भी देखते हैं कि ये भी लड़ने में माहिर है, जो काफी अच्छे से दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। और इधर कयाना का दोस्त जॉन भी इस जंग के मैदान में अच्छे से मोर्चा संभाले हुए है और काफी सारे दुश्मनों को कम करता जा रहा है। और शुरुआत से ही कामेहामेहा की फौज ने कयाना के नेतृत्व में इस जंग पर अच्छी पकड़ बना ली है और ये दुश्मनों पर भारी भी पड़ रहे होते हैं और
और इधर काहिकिली के सिपाही भी उपनोई के साथ बड़ी बेरहमी से लड़ रहे होते हैं। इनके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा और तभी हम देखते हैं कि कामेहामेहा भी जंग के मैदान में उतर आता है और ये भी अपनी जाबाजी और कुशलता से दिखा देता है कि ये लीडर के साथ साथ एक जांबाज योद्धा भी है। इसके आते ही जंग और ज्यादा भीषण हो जाती है। सभी योद्धाओं पर खून सवार हो चुका है और इसी बीच कयाना भी बेकाबू हो चुका है। ये दुश्मनों को मारते मारते कियोवा के पुजारी तक के भाला आर पार कर देता है और उसकी जीप तक को उखाड़कर खींच देता है, जिसे देखकर कियोवा चीख जाता है। पर कयाना इतने पर भी नहीं रुकता और उसके करीब जाने लगता है, पर इनके नीचे का ज्वालामुखी भी अब अपने उबाल पर है और किसी भी वक्त फट सकता है। पर इधर हम देखते हैं कि हेके लड़ते लड़ते अपने लोगों से अलग हो चुकी है। तभी इसके सामने उपनई आ जाता है, पर हेके पीछे हटने के बजाय इससे लड़ती है, लेकिन उपनई इसे आसानी से संभाल लेता है। हेके दोबारा हमला करती है, पर उपनई उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। पर फिर भी ये नुकीला पत्थर उठाकर हमला कर देती है, लेकिन उपनई उसे भी रोक लेता है और फिर इसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है। जबकि इधर हम कयाना को देखते हैं, जो अब बहुत ही ज्यादा खूंखार हो चुका है और ये दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है और तेज हथियारों से उन्हें चीर कर रख देता है। इसके साथ नमाके भी है और फिर कयाना एक दुश्मन का सर तक ज्वालामुखी में घुसा देता है। जबकि इधर काहुमानू उपनई की टांग पर गोली मारकर उसे घुटनों पर ला देती है और फिर हेके इसी के हथियार से इसके दोनों कंधों को तोड़ देती है। पर ये इसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली। ये अपनी स्टिक पर जहर लगाती है और इसके जिस्म में धीरे धीरे छेद करके जहर को घुसा देती है और आखिर में उसकी आंख में भी घुसा देती है, जिसके बाद उपनई बुरी तरह से तड़पने लगता है पर मर नहीं पाता। इसके बाद हेके एक पत्थर लेकर इसके मुंह में घुसा देती है और इधर हम देखते हैं कि कयाना और बाकी सब अब तक कियोवा के काफी सारे आदमियों को मार चुके हैं। ये अब कियोवा की फौज पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। पर बचे हुए दुश्मनों में से एक कुपोही को भाला घुसा देता है, पर तभी नमाके आ जाता है और इधर कयाना भी कियोवा का भाला पकड़कर उसके आदमी को ही मार देता है और फिर तभी ज्वालामुखी फट जाता है, जिसके अंदर कियोवा की बची हुई सारी सेना गिर जाती है और ये ज्वालामुखी कियोवा की सारी सेना को अपने अंदर समा लेता है। जबकि इधर नमाके कुपोही को संभालता है और कयाना कियोवा के सिपाहियों को मारकर अब उसके सामने आ जाता है। कियोवा देखता है कि पीछे लावा है और सामने कयाना। सबकी नजरें इन पर ही टिकी हुई हैं। पर कयाना के शूट करने से पहले ही ज्वालामुखी फटने से दोनों गिर जाते हैं, जिसमें कियोवा तो मारा जाता है पर कयाना का कुछ पता नहीं चलता। काहुमानू फौरन रोते हुए कयाना के पास भागती है और फिर ये जब वहाँ पहुँचती है तो इसे कयाना पड़ा हुआ मिलता है, जिससे लिपट कर काहुमानू जोर जोर से रोने लगती है। पर कयाना जिंदा होता है और ये दोनों प्रेमियों की तरह एक दूसरे को लिपटे हुए हैं। पर मोकू इन्हें देख लेता है, लेकिन फिर इसके बाद काहुमानू अपने साथ कयाना को पकड़कर बाहर ले आती है और फिर अपने पति कामेहामेहा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सब लोग कयाना के नारे लगाने लगते हैं, पर कयाना कहता है हेल कामेहामेहा। जिसके बाद सब लोग कामेहामेहा के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि ये जंग जीत चुके हैं। और फिर कुछ देर बाद ये खबर काहिकिली तक भी पहुंच जाती है कि कियोवा मर चुका है और कयाना जिंदा है। जिसके बाद काहिकिली कहता है कि बहुत अच्छे, अब मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा। जाओ हमारी सेना को तैयार करो, अब मैं हवाई राज्य को उनके खून से रंगकर भविष्यवाणी के मुताबिक महान राजा बनूंगा। और इसी के साथ चीफ ऑफ वॉर का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। पर अब आप इस वीडियो को दबाकर ज्यादा से ज्यादा लाइक और हाइप करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये सीजन 1 था जिसके 9 एपिसोड मैंने 3 पार्ट में पूरे कर दिए हैं और उम्मीद है कि इसका सीजन 2 हमें 2027 तक देखने को मिल सकता है। जब तक आप इसके पिछले पार्ट देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो, और कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं इससे और भी शानदार अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।